बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हूँ हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो मेथड पढ़ेंगे, हमारा ये 9वां लेक्चर है ऑपरेशन रिसर्च के हवाले से। आज हमने सीखना है कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिंप्लेक्स मेथड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। थोड़ा सा फ़र्क आ गया है सिंप्लेक्स में और डुअल में। सिर्फ जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे ना तो इसमें इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2-4 टर्म्स हैं जो आपको समझनी चाहिए कि प्राइमर फिजिबिलिटी क्या होती है। प्राइमर फिजिबिलिटी से मुराद ये था कि प्राइमर सिंप्लेक्स मेथड जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, उसको सिंप्लेक्स मेथड या प्राइमर सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। अगर तो आपके पास राइट हैंड साइड के जो कॉलम हैं उनमें सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव होंगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये प्राइमर फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है और उसके राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं लेस देन इक्वल के बाद या ग्रेटर देन इक्वल के बाद, अगर वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एक प्राइमर फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर आपका प्राइमल फिजिबल प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप जो सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे वो प्राइमल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम होगा, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है, व्हेन सम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन नेगेटिव, आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है कि जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर x1 माइनस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू -2 है और ये -3 है, तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस तरह की जब आपके पास सिचुएशन आ जाएगी तो उस सूरत में हम इसे क्या कहेंगे, उस सूरत में हम इसे कहेंगे कि ये प्राइमर फिजिबिलिटी जो है इसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए हम कहते हैं प्राइमर इनफिजिबल हो जाता है। ये जब आपके पास अल्टरनेटिवली जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी ऑन द राइट हैंड साइड। एक तो फ़र्क ये समझ लें, प्राइमर फिजिबिलिटी में राइट साइड पे सारा नॉन नेगेटिव होगा और अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो ये प्राइमर इनफिजिबल होगा। अब जो प्राइमर इनफिजिबल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने करना क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, प्राइमर सिंप्लेक्स मेथड जो था उसके अंदर जो रो ज़ीरो बनती है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव करते हैं हम उस वक्त तक जब तक हम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते थे। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर आप देखते हैं कि इन द इवेंट ऑल द एलिमेंट्स रो ज़ीरो और नॉन नेगेटिव, अगर आपके पास जो रो ज़ीरो बनती है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, रो ज़ीरो को देखें ज़रा, आपको याद आ जाएगा इस प्रॉब्लम को देखते हुए। ये हमारी रो ज़ीरो है जिसके अंदर z की वैल्यू भी लिखते हैं और तमाम जो बेसिक वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल्स होते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड वैल्यू होती है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस प्रॉब्लम के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इसके बारे में वो बात कर रहा है रो ज़ीरो के बारे में। ठीक है, अगर आपके पास रो ज़ीरो वाली जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये डुअल फिजिबल सॉल्यूशन है। इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रो ज़ीरो आर नेगेटिव देन हम कहेंगे कि ये डुअल इनफिजिबल सॉल्यूशन है। ये 4 डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। प्राइमर फिजिबल को आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा जाहिर है वो बेसिक फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको आप प्राइमर फिजिबल और प्राइमर इनफिजिबल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है डुअल फिजिबल और डुअल इनफिजिबल। ज़रा यहाँ पे देख लें, प्राइमल फिजिबल के लिए सिर्फ राइट हैंड साइड वैल्यूज़ का नेगेटिव या नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है। डुअल फिजिबल के लिए पूरी रो का जो है वो पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास z की वैल्यू भी पॉजिटिव है, x1 x2 x3 की वैल्यू भी पॉजिटिव है और जो आपने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो फिर ये डुअल फिजिबल है। अगर किसी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिर उसकी सूरत में आप देखेंगे कि ये डुअल इनफिजिबल कहलाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये 4 बातें होगी आपके पास। बाकी चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसके अंदर ये सारी हाईलाइट करके आपको भेजूंगा। आपने जिन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आपने इसके बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है
वो आपने देखना है। आप लिखेंगे डुअल सिंपलेक्स मेथड, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फिर आप देखें जब गूगल के अंदर आप किसी ऑप्शन को आप सर्च करते हैं ना, तो उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो शो कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपलेक्स एंड डुअल सिंपलेक्स, ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ये आपने रीड आउट करना है। उसके बाद हाउ डू यू फाइंड डुअलिटी एंड डुअल सिंपलेक्स मेथड, इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने तीसरा क्वेश्चन जो करना है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डुअल सिंपलेक्स मेथड, हम डुअल सिंपलेक्स मेथड को यूज क्यों करते हैं, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, ये सारे आपको इस डॉक्यूमेंट में भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे भी करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपने एक असाइनमेंट की सूरत में लिख के और नीचे सॉल्यूशन करके, जो प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, साथ में ये डेफिनेशंस भी, ये फिर आपने जो है वो मुझे सेंड करना होगा एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर और इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, कोई फर्क नहीं है। ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। z के साथ आपको दे दिया -5x1 -35x2 एंड -20x3 के नाम से जो है ना वो उसने दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें x1 -x2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं सारे, ये वाली हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं सिर्फ, दोनों में लेस देन इक्वल है। अगर किसी जगह लेस देन इक्वल की बजाय ग्रेटर देन, प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइज का हो और आपके पास ये वाली लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो, तो उसमें आप सारी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लेस देन इक्वल जो है ये ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाता है। यानी हमारे पास इनइक्वालिटी को चेंज करने का रूल ये होता है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना बेटे, तो ये -x1 हो जाएगा, ये +x2 हो जाएगा, ये +x3 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा और ये साइन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि प्रॉब्लम वो मैक्सिमाइज का है, मैक्सिमाइज के अंदर सारे लेस देन इक्वल होने चाहिए कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, लेकिन कोई कॉन्स्टेंट इसमें पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल के साथ दिया हुआ है, तो फिर आपने सबसे पहले उसको चेंज कर लेना है, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेना। बहरहाल इस केस में तो है ही नहीं ना ये। अब हम इसका टेबल बनाते हैं, स्लैक वेरिएबल, जिसमें चूंकि दो इक्वेशंस हैं, हम x4 और x5 को जो है ना वो एज अ स्लैक वेरिएबल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये टेबल हमने सिंपलेक्स मेथड में देखा हुआ है सॉरी जी, रो का बेसिक z और ये आगे सारे वेरिएबल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपली इसको बना लेते हैं, x4 है x5 है, z के अंदर x4 और x5 दोनों 0 हैं और जो x हमारे पास रो 1 है, जो पहले कांस्टेंट है उसमें x4 1 है, x5 0 है और जो दूसरा हमारी इक्वेशन है उसके अंदर हमारा x4 है ही नहीं, तो x5 1 है। ये हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है किसकी, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम, जाहिर है ये थोड़ा सा ध्यान में रख लें, इसको हमने z को, ये सारी इक्वेशन इधर लेके आनी होती है, तो ये बन जाता है z + 5x1 + 35x2 + 20x3 इज इक्वल टू 0। ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह हम इक्वेशन को बनाएंगे तो हमारे पास z की वैल्यू 1 आ जाएगी, x1 की 5 आ जाएगी, x2 की 35 और x3 की 20 आ जाएगी। ये आप पिछले लेक्चर में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि हमने इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट के अंदर पहले चेंज करना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये सारी इक्वेशन आप ऑन द लेफ्ट हैंड ले आएंगे तो इक्वल के बाद फिर हमारे पास जो है ना वो 0 बच जाएगा, उस 0 को जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन आपने टेबुलर फॉर्मेट में बना ली। आपको पता था कि हम पहले एक की रो निकालते थे, फिर की कॉलम निकालते थे, फिर हम रेशियो कैलकुलेट करते थे। ये स्टेप्स आपको याद है ना सारे। अब उन स्टेप्स को हमने क्या करना है, आपने ये सबसे पहले ये देखना है कि रो 2 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। रो 2 को हम क्यों सिलेक्ट करेंगे, उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा हमने जो करना है, पहले हम रेशियो निकाल के सिलेक्ट करते थे। अब आपने राइट हैंड साइड वैल्यू में देखें कि लोएस्ट वैल्यू आपके पास -3 है, तो अब जब आपके पास लोएस्ट वैल्यू -3 है तो आपकी जो रो होगी, की रो जो है वो आपके पास जो है ना वो ये वाली रो बन जाएगी, ठीक है। ये -3 को आपने, ये पूरी रो जो है वो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये अब आपकी रो है। अब आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है,
उसमें रेशो हम कैलकुलेट करते थे, इस पूरे कॉलम को डिवाइड करते होते थे की कॉलम के साथ। लेकिन डुअल सिंपलेक्स मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले की रो को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास की रो आ गई। उसके बाद हमने रेशो को कैलकुलेट करना है इस तरह नीचे। देखो जी, 1 को 0 पे डिवाइड किया, 5 को 1 पे डिवाइड किया। आपने अलामत को जहन में नहीं रखना। 5 को 1 पे आपने डिवाइड किया, ये 5 हो गया। 35 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 11.67 हो गया। ठीक है, ये आपके पास जब 20 को 0 पे करेंगे तो ये जो डैश डैश है इसका मतलब है कि या तो ये 0 है और या ये इनफिजिबल है। तो ये दो रेशो हमारे पास आई। उसके बाद हम रेशो में से भी सबसे कम रेशो लेते थे। रो हमारी पहले से सिलेक्ट है, कॉलम हमारा ये बन गया, तो रो और कॉलम का पिवट एलिमेंट जो है ये -1 बन गया। यहां से आगे आपका वही रो ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा जो हम करते थे। दोबारा देख लें, इस वीडियो को रिपीट करके देख लें कि अब हम रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो रो आ जाएगी। उसके बाद रो वाइज जो है वो रेशियो कैलकुलेट करेंगे और जिसमें सबसे कम रेशियो होगी वो हमारे पास बन जाएगा की कॉलम। तो की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन के ऊपर हमारे पास की एलिमेंट बन जाएगा, जैसे कि ये -1 है। ठीक है, अब इसके बाद वही काम करना है। सबसे पहले हमने की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। हम रो ऑपरेशन करेंगे, सारी रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये भी +1 रहे, हाँ ये -1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। अगली लाइन में जाके देखेंगे इसी तरह लिखा हुआ है 0 1 3 0, ये -1 और 3। उसके बाद क्या करना होता है, याद है ना आपको, इस 1 से ऊपर वालों को हमने 0 करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया। जाहिर है अगर ये 1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, जो जो हम पहले सिंपलेक्स मेथड में कर रहे हैं, ताकि ये दोनों को हम 0 कर दें। आपने वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए और 0 करके जो नया टेबल आपके पास आया है वो टेबल अब ये है कि 1 0 20 20 0 5 -15 0 0 -4 -1 1 और 1 और -5 आ गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप z ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं देखना, इन दोनों में से फिर देखो कि जो नेगेटिव वैल्यू जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू ये -5 है। और एक बात यहाँ पे ज़हन में रखें कि पहली रो हमारे पास चूंकि x2 वाली कैलकुलेट हुई है तो ये वेरिएबल हमारा x5 जो है ये एग्जिटिंग वेरिएबल होगा और x2 जो है x1 जो है ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पर x1 लिखा जाएगा। ठीक है, जब हम दूसरी इटरेशन में आते हैं तो -5 है, तो इसका मतलब है हमने रो 1 को सिलेक्ट किया। ये हमारी रो 0 है, ये 1 है। रो 1 को सिलेक्ट किया, रेशियो को कैलकुलेट किया, 20 को हमने डिवाइड किया 4 पे। मैं अगेन बता रहा हूँ, अलामत को मद्देनजर नहीं रखना। 20 को 4 पे किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। जब 20 को 1 पे करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। दोनों सूरतों में ये 5 है, ये 20 है। तो 5 अगर आप अलामत को मद्देनजर रखेंगे तो ये -20 आ जाएगा और ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो फिर -20 जो है वो बड़ा होगा। अलामत को इग्नोर करते हुए ये आपके पास 5 आ गया, ये 20 आ गया। 5 स्मॉलेस्ट है, हमारा पिवट एलिमेंट -4 बन गया। -4 को 1 बनाने के लिए पहले हमने -4 पे इसको डिवाइड करना है और उसके बाद इसको 1 बना देंगे। ये डिवाइड करके ही उसने लिखा हुआ है। हमने मतलब उसने पॉइंट्स में लिख दिया है बजाय इसके कि वो उसको बटे के अंदर लिखता या उसको कसर की सूरत में लिखता। ठीक है, फ्रैक्शन की सूरत में उसने नहीं लिखा। ये 1 बनाया, उसके बाद नीचे तो 0 पहले ही था, ऊपर 0 करने के लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ एग्जिट वेरिएबल चूंकि दूसरा था तो x2 यहाँ आ गया और x1 यहाँ आ गया। अब फिर देखें आप, क्या यहाँ पे आपके पास प्राइमरी फिजिबिलिटी आ गई है? अभी तक नहीं आई, अभी भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू मौजूद है। इस नेगेटिव रो को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो पुराना सिंपलेक्स मेथड था वो हम यहाँ तक सोल्यूशन को स्टॉप कर देते थे, लेकिन चूंकि अब इसमें इनफिजिबल डुअल इनफिजिबिलिटी आ रही है तो लिहाजा हम इसको फिर लेंगे। फिर 7 5 को रो वाली रो को करेंगे सिलेक्ट, फिर रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, 15 को डिवाइड किया जाएगा 0.75 पे, 10 को डिवाइड किया जाएगा 0.25 के ऊपर, तो ये 20 आ जाएगा। ये कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और इस कॉलम के साथ ही आप देखें फिर उसी तरह रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए हमारे पास ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और एग्जिटिंग वेरिएबल अब चेंज हो गया। अब देखें ये हमारे पास रो कौन सी है, ये वाली रो है x3, तो लिहाजा x1 की जगह, इस x1 की जगह ये x3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो टेबल है अब आप देखें x2 तो है, ये x3 आ गया और ये 1 और 0 0 हो गया। अब आप देखें, अब आपकी कंडीशन जो है वो मीट हो गई है। दोनों
कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव हो गए हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बेशक नॉन नेगेटिव है या जो भी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -25 55 जो है ये +55 में चेंज हो गया, क्योंकि हमने फिलहाल तो लिखा हुआ है ना z इज प्लस इज इक्वल टू -55। जब ये सारी वैल्यूज उधर जाएंगी तो हम इसको, तो ये आपका फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। यहाँ तक आपने इसको कैलकुलेट कर लिया जब आपके पास दोनों जो हैं ये पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल वे है, कोई इसमें मतलब जो स्टेप नए हैं वो आपके सामने मैंने शुरू में बता दिए थे कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हमने रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करना है और बाकी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इस वीडियो को हो सकता है आपको एक से ज़्यादा बार देखना पड़े ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैं सबसे पहले आपने यही वाला सवाल जो है ना इसको सॉल्व करके और साथ में जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सारे सॉल्व करके थ्योरी वाले आपने अपने जीआर को भेजना है और वो जीआर जो है वो मुझे सेंड कर देगी एक सिंपल फाइल बना के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।